हेलो प्यारे बच्चों। मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव सीरीज में हम सिर्फ एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर करेंगे और एनसीईआरटी के जो कंटेंट हैं उनको बेटर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इन दिनों जो नीट एग्ज़ाम हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं और हर बच्चा यही चाहता है कि एनसीईआरटी के कंटेंट को उसे कोई एक्सप्लेन कर दे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे पहला यूनिट हमने सेलेक्ट किया है वो यूनिट है यूनिट 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट। ह्यूमन फिजियोलॉजी का यूनिट ही क्यों? वो ऐसा इसलिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बड़ा यूनिट है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस चैप्टर में बुक पर आने के पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। बेटा, रेस्पिरेशन एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? तो आंसर है फूड से मिलती है। एनर्जी तो हमें फूड से मिलती है। हम जो फूड लेते हैं उसका मेजर पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। हमारे खाने के थाली में ये तीनों चीज भरपूर होता है। लेकिन डाइजेशन के दौरान ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, प्रोटीन्स एमाइनो एसिड में चेंज हो गया, फैट्स फैटी एसिड में चेंज हो गया। अब जब ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, जब ये सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब होता है या फिर लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है, वो इसे सेल तक लेके आता है। तो सेल तक जब आता है ये सिंपलर फॉर्म, तो सेल में आकर के उनका ऑक्सीडेशन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। और उसी ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम ब्रीदिंग के दौरान इनहेल करते हैं ना। ब्रीदिंग प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन में जो एयर हम इनहेल करते हैं, आपने कभी सोचा कि उसका हमारी बॉडी में यूज़ क्या है? उसका हमारे बॉडी में सिर्फ एक यूज़ है कि ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। वो फूड को ऑक्सीडाइज करता है। वो ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होता हुआ, लंग से होता हुआ, लंग से डिफ्यूज होकर के वो भी ब्लड में ही आता है। एंड ब्लड ऑल्सो ब्रिंग्स देम टू द टिश्यूज। तो टिश्यूज में पहले तो ऑक्सीजन खुद ही पहुंचा हुआ था, फूड पहले ही पहुंचा हुआ था, अब ऑक्सीजन भी पहुंच गया। वो ऑक्सीजन फूड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। किस लिए? टू रिलीज एनर्जी। वो जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर्ड कैसे होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एंड वेन एवर वी डू सम काइंड ऑफ वर्क, लाइक जैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे हमारा न्यूरॉन इम्पल्स जनरेट करेगा, जैसे हमारा जो और भी दूसरे प्रोसेस हैं, हार्ट है बीट करेगा, इन सबको, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें एटीपी से मिलती है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक जो है हमारा, इसमें हमने रेस्पिरेशन वर्ड की मीनिंग समझी कि रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी कैसे रिलीज होती है। अब हम सीधे आपको कहाँ पे लेके चलते हैं? हम आपको सीधे बुक पर लेके चलते हैं और बुक में जो भी कंटेंट दिया हुआ है उन सारे कंटेंट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम एनसीईआरटी तक ही अपने को कन्फाइन रखें और उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए चलते हैं हम बुक पर। तो आपके सामने बुक है, एनसीईआरटी की बुक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और इसमें जो सबसे पहला वाला पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं, वो कवर करने जा रहे हैं, हमारे रेस्पिरेशन वर्ड की मीनिंग तो आपको बता ही दी। अब सबसे पहला पार्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो बेटा क्या है? वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हम सभी जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स सारे एनिमल्स में एक जैसा नहीं होता।
तो वो किन बातों पर डिपेंड करता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन? रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस एनिमल में क्या होगा, ये डिपेंड करता है एक तो उनके हैबिटेट पर, कि उसके सराउंडिंग में एयर है, वाटर है, इसी को तो हैबिटेट कहते हैं। और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने पढ़ा है एनिमेलिया में कि कई तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। तो इन दो बातों पर डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि किसी एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे शुरू की फाइला है, लोअर ग्रुप की जो फाइला है, लाइक स्पॉन्ज। स्पॉन्ज किस फाइला को बिलोंग करता है? स्पॉन्ज बिलोंग करता है पोरीफेरा को। सिलेंट्रेट्स हो गया जिसमें हाइड्रा आता है। फ्लैट वर्म प्लेटी हेलमिंथ का मेंबर है। एक नहीं दे रखा, राउंड वर्म को भी इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं, एस्केलमेंथिस। इन सब में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है थ्रू इंटायर बॉडी सरफेस बाय मीन्स ऑफ व्हाट? बाय मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का एक ही रूल है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होगा। लेकिन ये जिन ऑर्गेनिज्म का नाम हमने लिया, इन ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की कवरिंग होती है वो बहुत थिन होती है, जो डिफ्यूजन के लिए आइडियल है। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो बाहर आ जाएगा। तो डिफ्यूजन के जरिए इन ऑर्गेनिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अर्थवर्म जो कि एनिलिडा का मेंबर है, उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मॉइस्ट क्यूटिकल। क्यूटिकल बॉडी की कवरिंग हो गए, और क्यूटिकल के थ्रू ब्रीदिंग होने के लिए, रेस्पिरेशन होने के लिए उसका मॉइस्ट होना ज़रूरी है। तो ये अपने सरफेस को, बॉडी सरफेस को मॉइस्ट रखते हैं ताकि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो सके। अब जब इंसेक्ट की बात करते हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा में बॉडी के सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी की जो सरफेस है बेटा वो काइटिन से कवर्ड होती है। काइटिन, उसके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, बॉडी की कवरिंग होती है, वो काइटिन की बनी होती है, विच इज नॉट परमेबल फॉर गैसेस। तो नेचर ने उसको एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन दिया है, ट्रैकियल ट्यूब्स, जिसको हम कॉकरोच में पढ़ेंगे, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इसको ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। तो ट्रैकियल ट्यूब इस तरह से अरेंज्ड है इंसेक्ट के बॉडी में कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डायरेक्टली बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। तो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? ट्रैकिया। अब कुछ एक ऑर्गेनिज्म आई मीन जो कुछ एक इन्वर्टिब्रेट्स हैं, खास करके जो एक्वेटिक कंडीशंस में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन एक वेस्कुलर गिल्स होता है। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब है जिसमें ब्लड वेसल्स हों। ब्लड वेसल्स होना जरूरी है, तभी तो उसको वेस्कुलराइज कहते हैं। तो उसको गिल्स कहते हैं। और गिल्स के थ्रू जब रेस्पिरेशन होता है, तो ये टर्म आप जरूर याद रखिए, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के जरिए जब रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किन किन इन्वर्टिब्रेट्स में होता है? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक अर्थ जो पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड हैं, लाइक प्रॉन, है ना, प्रॉन। मोलस्क, एक्वेटिक मोलस्क में भी होता है। लेकिन एक दूसरा वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है लंग्स। जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो, उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो लैंड पे रहने वाले वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो लंग्स के जरिए होता है। वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं, वर्टिब्रेट हम नॉर्मली कहाँ से मानते हैं? फिशेस से। फिश से लेकर के मैमल्स तक के ऑर्गेनिज्म को वर्टिब्रेट बोला जाता है। तो फिश क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है, तो उसमें भी क्या होगा? गिल्स होगा। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये तीनों, चाहे वो उनका हैबिटेट कुछ भी हो, कहीं पर वो रहे, वो लैंड पर हो, पानी में हो, कहीं पे रहे,
तो रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है ना। उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लेकिन जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग, फ्रॉग में मोस्ट कॉमन रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब है वो रेस्पिरेशन जो लंग जो स्किन से हो। ये सबसे इफेक्टिव मोड है रेस्पिरेशन का, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लेकिन एम्फीबिया में पहली बार लंग्स भी डेवलप हो सकता है, तो लंग्स से भी वो रेस्पायर करते हैं और स्किन से भी रेस्पायर करते हैं। और इसमें एक तीसरा मेथड होता है जिसको हम बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिनकी डिटेल्स हम फ्रॉग चैप्टर में करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन आपने देखा एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन है, तो आपको क्या करना चाहिए कि ध्यान में रखना चाहिए कि लोअर वर्टिब्रेट्स में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, हायर इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और स्पेसिफिकली ये 3 टर्म जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि जब हम गिल से रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या कहते हैं? तो आंसर क्या है बेटा? पल्मोनरी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। जब हम लंग से रेस्पायर करते हैं तो रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जब कोई ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पिरेशन करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। अब आते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज की ओपनिंग को कहते हैं, जो हमारे अपर लिप के ऊपर होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ पर खुलती है? नेजल चैम्बर के अंदर खुलती है। नेजल पैसेज जिसको बोला जाता है, नेजल चैम्बर में खुलती है, नेजल पैसेज में भी कहते हैं उसको। देन नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ये सीक्वेंस भी आपको अरेंज करने को आ सकता है कि कहाँ से कौन कौन से ऑर्डर में ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन लगे होते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हुआ, फिर नेजल चैम्बर आया या नेजल पैसेज, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में एक चीज ये है कि ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। मतलब ये रेस्पिरेटरी भी है और ये डाइजेस्टिव भी है। मतलब यहाँ से फूड भी पास होता है, यहाँ से फूड भी पास होता है और यहाँ से एयर भी पास होता है। ठीक है, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स के जरिए ओपन होता है ट्रैकिया। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होता है जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। तो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड साउंड बॉक्स, है ना, या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। दूसरा सवाल जो लैरिंग्स के बारे में आ सकता है वो है कि वो किस चीज का बना है? क्या बोन का बना है या कार्टिलेज का बना है? तो आंसर क्या है? कार्टिलेज का बना है। ठीक है, अच्छा। लैरिंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये भी कार्टिलेज का बना, कार्टिलेजिनस स्फेयर कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ये लैरिंग्स की ओपनिंग को कवर करने के लिए होता है। क्यों कवर करने के लिए होता है? इसलिए कवर करने के लिए होता है कि जब हम, जैसा अभी हमने कहा कि फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है, वहाँ से फूड भी पास हो सकता है, वहाँ से एयर भी पास हो सकता है, दोनों पास हो सकते हैं। तो जिस समय हम फूड को सॉलो करते हैं, जब हम फूड को सॉलो करते हैं तो उस समय जो फूड है वो ट्रैकिया में भी तो जा सकता है लैरिंग्स के थ्रू। तो उस समय उस ओपनिंग को कौन कवर कर देता है? उस ओपनिंग को एपिग्लॉटिस कवर कर देता है। एपी का मतलब होता है ऊपर, ग्लॉटिस का मतलब होता है ओपनिंग। किसकी ओपनिंग? जैसे मान लो ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स की ये ओपनिंग बनी हुई है, इसी को हम ग्लॉटिस कहते हैं। ये ग्लॉटिस है, ठीक है। और इसके ऊपर ये फ्लैप लगा होता है जिसको एपिग्लॉटिस हो गया। तो ग्लॉटिस के ऊपर हो गया ना एपिग्लॉटिस, तो ये एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देता है ताकि सोलो करते समय फूड इसके अंदर ना जा पाए। अब लैरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया, ट्रैकिया अभी हमने क्या था कि इंसेक्ट में भी होता है ट्रैकिया, हम लोगों में भी होता है। हालांकि दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। हम ह्यूमन के ट्रैकिया की बात करते हैं कि ह्यूमन ट्रैकिया जो स्ट्रेट, जो
एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। मिड थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स अब सबको पता है कि थोरेक्स इज अपर पार्ट ऑफ द, है ना, एब्डोमेन, है ना, हमारे जो बॉडी की कैविटी होती है ना, ये बीच में डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर के रीजन को हम थोरेक्स कहते हैं, नीचे वाले रीजन को हम एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, और एट द लेवल ऑफ, ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्या, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के रीजन में आकर के ट्रैकिया राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। अभी नीचे डायग्राम में दिखाऊंगा, पहले ये समझ लो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होता है। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो छोटे छोटे बोन का बना होता है, जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं। और इस वर्टिब्रा की जो नेमिंग है, वो नेमिंग हम किस बेसिस पर करते हैं, ये नेमिंग हम उसके लोकेशन के बेसिस पर करते हैं। जैसे नेक रीजन की जो वर्टिब्रा होती है उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं, वो 7 होते हैं, तो नेक रीजन में 7 हो गए। फिर थोरेसिक रीजन में 12 वर्टिब्रा होते हैं, 12। इसमें लिखा है कि फिफ्थ तक, मतलब जैसे ये ट्रैकिया उधर से आ रहा है, और मान लो ये फिफ्थ वर्टिब्रा का जोन है, यहाँ पर आकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा डिवाइड्स इनटू द रीजन ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। नाउ ईच ब्रोंकाई, हर ब्रोंकाई के फर्दर डिवीजन हो, जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ ट्रैकिया का डिवीजन, इसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई हो सकता है, इसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई हो सकता है, फर्दर डिवाइड करता रहेगा। ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो एक इन्वर्टेड ट्री की तरह होता है। जैसे आप ट्री को पढ़ते हो, ट्री को देखते हो कि ट्री का ये मेन ट्रंक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी। इसी को उल्टा कर, ये ट्रैकिया एक है, जैसे जैसे तुम नीचे आओगे इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी। तो इसका स्ट्रक्चर ट्रैकिया और उसके ब्रांचेस का स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड ट्री की तरह होता है। तो पहले ट्रैकिया डिवाइड हुआ प्राइमरी एंड सेकेंड, प्राइमरी ब्रोंकाई में दो प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई होगा, सेकेंडरी के बाद फिर टर्सरी ब्रोंकाई होगा, फिर ब्रोंक्यूल्स होंगे, और ब्रोंक्यूल के भी फर्दर डिवीजन है, वो भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल रेस्पिरेटरी, ये सब ब्रोंक्यूल्स के भी रीजन है, ठीक है। अब है कि ये जो तीन मेजर डिवीजन, जिसको हम ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ये कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है। तो कार्टिलेज से सपोर्टेड होता है, तो कौन कौन सा पार्ट, तो देखो यहाँ लिखा है कि ट्रैकिया सपोर्टेड है कार्टिलेज से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई सपोर्टेड है, मतलब सारे ब्रोंकाई सपोर्टेड हैं। लेकिन ब्रोंक्यूल सारे सपोर्टेड नहीं है, इनिशियल ब्रोंक्यूल कार्टिलेजनस रिंग से सपोर्टेड है, लेकिन ये कार्टिलेजनस रिंग कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। अब कहोगे ऐसा क्यों, इनकम्प्लीट क्यों? इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग इसलिए होता है बेटा, क्योंकि ये जो हमारा ट्रैकिया है ना, ये ट्रैकिया है सपोज, इसके इस साइड में रिंग होता है, पीछे की तरफ रिंग नहीं होता। पीछे के साइड मतलब हो गया डॉर्सल साइड। तो पीछे की तरफ रिंग इसलिए नहीं होता कि पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर इसके पैरेलल चलता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इसके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, तो उधर से वो उसे सपोर्ट देता है। तो सपोर्ट देने के कारण पीछे के साइड रिंग ना भी हो तो उसे कोलैप्स होने से बचाएगा। ट्रैकिया या उसके जो ब्रांचेस हैं, दे आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजनस रिंग। दिस इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, क्योंकि यदि ये कोलैप्स हो जाएगा तो एयर का अनइंटरप्टेड फ्लो नहीं हो पाएगा, जो कि जरूरी है। फिर इन ब्रांचेस के बाद जाकर के जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर होता है, वो अल्टीमेट स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई, जो कि लंग्स के यूनिट को कहते हैं। एक लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई का सरफेस एरिया होता है वो करीब 100 मीटर स्क्वायर होता है, 100 मीटर स्क्वायर होता है। ये इंफॉर्मेशन थोड़े वेरी कर सकते हैं बुक टू बुक, कहीं पर 70 मीटर स्क्वायर लिखा होता है, कहीं पर 80 मीटर स्क्वायर लिखा होता है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड बुक में देखा ये कि इसका जो सरफेस एरिया होता है 100 मीटर स्क्वायर होता है। और इसको एक्सपेंड करोगे तो एक लंग्स के अंदर
अराउंड 300 to 400 मिलियंस ऑफ लंग्स एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई को लंग्स का यूनिट कहते हैं, क्योंकि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब लंग्स की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा? लंग्स की कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं, और प्लूरा 2 लेयर की होती है ना? 2 लेयर की प्लूरा होती है। इसको हम आउटर को पेराइटल प्लूरा कहते हैं और इनर को विसरल प्लूरा कहते हैं। और इन 2 प्लूरा के बीच में, है ना, देख रहे हो ये 2 प्लूरा है, ये जो कवरिंग देख रहे हो, एक आउटर, आउटर वाला हमेशा ये भी याद रखना कि आउटर को क्या कहते हैं? पेराइटल, इनर को क्या कहते हैं? विसरल। और आउटर और इनर के बीच में फ्लूइड होता है, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। इसी फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड का क्या काम है? इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, है ना? लंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को ये रिड्यूस करता है ना? ये सरफेस टेंशन को भी कम करता है। ये 2 फंक्शन इसका आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन 2 हो गया, आउटर पेराइटल प्लूरा और इनर विसरल प्लूरा। यही डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाया था, का डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखा हुआ था कि ये लैरिंग्स है, ये एपिग्लॉटिस है, ये ट्रैकिया है, और ये देख रहे हो कि ये जो सपोर्ट है ये कार्टिलेजनस रिंग का सपोर्ट है। इस साइड होता है, फ्रंट साइड होता है, बैक साइड में नहीं होता। ठीक है, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई की सीरीज होती है, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर ब्रोंक्योस की सीरीज होते हैं, और अल्टीमेट ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये अल्टीमेट ब्रांच है एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये लंग्स का स्ट्रक्चर था, लंग्स के यूनिट का स्ट्रक्चर था जो भी हमने किया। अब ये जो हमने पार्ट किए नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वियोलाई तक, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंक्योस कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। मतलब पूरे रेस्पिरेटरी जोन को ना बेटा हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंडक्टिंग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और एक रेस्पिरेटरी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है ये याद रखना है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्योस तक। क्या काम है इसका? उसके बाद का जो रीजन, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory या एक्सचेंज पार्ट, जहां से रियल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। मतलब कंडक्टिंग पार्ट का काम होगा कंडक्ट करना। किस चीज को कंडक्ट करना? एयर को कंडक्ट करना। इसके अलावा क्या करता है ये? दूसरा है कि उस एयर के अंदर यदि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है, उस फॉरेन पार्टिकल्स है तो उसको क्लियर करेगा। एयर को वो ह्यूमिड करता है ताकि वो बॉडी टेम्परेचर पर आए, क्योंकि आप गर्म हवा भी तो इनहेल कर सकते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन होता है कि उसको बॉडी टेम्परेचर पर लेके आना। तो ह्यूमिडिफाइज द एयर एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। जो दूसरा रीजन है जिसको हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं, है ना, या इसको रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं, वो एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स हैं, जहां से रियल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 होता है, रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसको हम एक्सचेंज पार्ट कहते हैं या रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं। तो पूरा रेस्पिरेटरी जोन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर लंग्स कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो लंग्स थोरेसिक चैम्बर में लोकेटेड होते हैं। थोरेसिक चैम्बर क्या है? ये डायफ्राम है हमारा, जो मैमल का फीचर है, इससे ऊपर के रीजन को थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर लंग्स होता है। इधर से ट्रैकिया आ रहा है, ये इनके डिवीजन है, और यहाँ पर ये लंग्स है। तो लंग्स कहाँ पर हो गया? थोरेसिक चैम्बर के अंदर हो गया। तो थोरेसिक चैम्बर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, है ना, हमारे डॉर्सल रीजन में। बैक रीजन को डॉर्सल रीजन कहते हैं। तो बैक रीजन में क्या होता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम होता है। वेंट्रली बाय स्टर्नम, ये ब्रेस्ट बोन है, बिल्कुल हमारे चेस्ट के मिडिल में जो बोन होता है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के ठीक पीछे जो बोन होता है उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और लेटरली बाय रिब्स, laterally by ribs and on the lower side dome shaped diaphragm। laterally, जैसे अभी हमने कहा कि पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है और आगे की तरफ स्टर्नम है,
इन दोनों को ज्वाइन साइड से कौन करता है? लेटरल मतलब साइड, तो लेटरली बाय रिब्स, रिब्स उसको ज्वाइन करते हैं दोनों साइड। और लोअर साइड में क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम प्रेजेंट है, डोम लाइक डायफ्राम प्रेजेंट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। तो पूरे थोरेसिक चैम्बर का जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा थोरेसिक चैम्बर, ये नीचे की तरफ हो गया तुम्हारा डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पर वेंट्रल साइड में होता है स्टर्नम, इसके बैक साइड में होता है वर्टिब्रल कॉलम, ये रिब्स से जुड़े होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। और इसी थोरेसिक चैम्बर के अंदर क्या होता है? लंग्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर एक चीज लिखा है कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसको समझो। इसका मतलब ये होता है, इसका ये कहना चाहते हैं कि जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का इन द थोरेक्स, वो इस तरह से बना है कि जब थोरेक्स की साइज बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेक्स की साइज बढ़ेगी तभी तो लंग्स एक्सपेंड करेगा, और थोरेक्स की साइज जब घटेगी तो लंग्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यदि ऐसा नहीं होता, इस तरह का सेटअप नहीं होता, तो लंग्स में ये कैपेसिटी नहीं थी कि लंग्स खुद अपने को एक्सपेंड कर लेता या खुद अपने को कॉन्ट्रैक्ट करा लेता। लंग्स का एक्सपेंशन और लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थोरेक्स के एक्सपेंशन और थोरेक्स के कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंडेंट है। तो दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ जो अभी हमने शुरू में रेस्पिरेशन वर्ड की मीनिंग बताई थी, इसको समअप यदि हम करें, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का पार्ट कवर करेंगे, तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में 5 पार्ट इन्वॉल्व है। पहला पार्ट है बेटा ब्रीदिंग, पहले पार्ट को हम ब्रीदिंग कहते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। मतलब दिस इज जस्ट इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं, पहला स्टेप होगा। अब जो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन हमने लिया उसका डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जिसे लंग्स तक पहुंचा। ये मान लो लंग्स एल्वियोलाई है, ये O2 चला जाएगा कहाँ पर? ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड जो टिश्यू से CO2 को लेके आया है ये कहाँ पर आ जाएगा? ये लंग्स में, लंग्स के एल्वियोलाई में आ जाएगा। ये प्रोसेस क्या है बेटा? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। दो गैस है रेस्पिरेटरी गैस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन। तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है गैसेस का, ये बाय मीन्स ऑफ क्या होता है बेटा? ब्लड के जरिए होता है। तो ये टिश्यू है, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये लंग्स एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में होता है और ब्लड के जरिए होता है, दूसरा कोई मीडियम नहीं है ट्रांसपोर्ट का। ब्लड टू वे जर्नी करता है, एक तरफ से ये O2 के टिश्यूज तक लेके जाता है और दूसरी तरफ से ये CO2 को ब्लड में लेके आता है। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये टिश्यू है, ये जो ऑक्सीजन गया यहाँ पर, टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, यहाँ कम है, और ब्लड जो लेके जा रहा है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हाई से लो में जाएगा ना डिफ्यूज होकर के। टिश्यू लगातार ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, तो यहाँ पर O2 कम है, लेकिन लगातार वो CO2 बना भी तो रहा है, तो CO2 हाई से लो की तरफ आएगा। तो एक बार फिर से डिफ्यूजन होगा, ये जो डिफ्यूजन होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होगा। तो डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और फिर फाइनल स्टेप ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, यही फूड को ऑक्सीडाइज कराता है टू लिबरेट एनर्जी। लेकिन इस चैप्टर में जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ तक है, ठीक है। इस चैप्टर में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम यहाँ तक के कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला जो स्टेप है इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर है प्लांट सेल रेस्पिरेशन के नाम से। तो प्लांट सेल रेस्पिरेशन किस चैप्टर में मेंशन है? चैप्टर नंबर 12 में मेंशन है। तो वहां पर हम करेंगे, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह का डिस्क्रिप्शन है, जो एटीपी बनाने में यूजफुल होते हैं। तो इसी तरह से पूरे टॉपिक को छोटे छोटे लेक्चर में बांट करके हम पढ़ेंगे,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के कंटेंट को, आपने देखा कि हमने एनसीईआरटी से बिल्कुल भी हम आगे नहीं गए, एनसीईआरटी के कंटेंट को ही समझने की कोशिश कीजिए। इसको समझेंगे तो आप नीट में फुल स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।